पॉइंट है, इंटरफेरेंस को समझने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत थी वो हमने की, और आज हम यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं कोहेरेंट एंड द इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की। तो व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट? हमारे पास इंटरफेरेंस होने के लिए हम बोलते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ लाइट है वो कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट में CO को, आप जहां पर भी को आता है मतलब साथ साथ, कोहेरेंट मतलब कि वो साथ साथ आपके पास उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कॉमन होनी चाहिए, जो साथ साथ होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं को एजुकेशन, तो वो हमारे पास हमारे लिए आ जाता है को, मतलब कि इकट्ठे हो रही है बच्चे एजुकेशन, मतलब कि दो अलग अलग चीजें लेकिन इकट्ठे मोशन, आपका इकट्ठे एजुकेशन हो रही है। तो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एक टिपिकल टर्म है, और इस टर्म की हमको यहाँ पे डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट आर द सोर्सेज ऑफ द लाइट, these are the sources of the light, ये वो sources of the light है हमारे पास, which have, जिनके अंदर बच्चा हमारे पास which have a zero, which have a zero or a constant phase difference between them, or a constant phase difference between them, constant और zero phase difference between them। फेज डिफरेंस हमारे पास कैसे आता है? फेज डिफरेंस बिटवीन देम। फेज डिफरेंस की कहानी मैं फिर आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। सपोज कि मेरे पास कहीं पर एक वेव की ट्रेन जा रही है, वेव है और वो ट्रेवल कर रही है, और मीडियम के पार्टिकल्स हैं, आपको अभी पता लग जाएगा ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं 1, और ये 2, और ये मेरे पास यहाँ पर 3, और ये मेरे पास 4, और ये मेरे पास 5। ये 5 पार्टिकल्स हैं किसी भी मीडियम के अंदर, और जैसे ही इनके पास वेव पहुंचती है तो ये वेव के अंदर कैसा बिहेव करते हैं। तो मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर वेव इस तरीके से आपके पास पहुंच गई, ये वेव आपके पास यहाँ पर आपके पास पहुंच चुकी है। अब ये वेव आपके पास किसके ऊपर पहुंच चुकी है? आपके पास 1 के पास पहुंची। जैसे ये वेव 1 के पास पहुंचेगी, व्हाट विल हैपन? जैसे ये 1 के पास डिस्टरबेंस आएगी तो ये 1 वाला पार्टिकल अपनी पोजीशन पे क्या करता है? ऑसिलेट करता है। याद करो +1 में क्या बताया था, वेव कैसे बनती है? रस्सी में जब वेव बनती है तो क्या होता है, जो रस्सी होती है वो रस्सी के अलग अलग सेगमेंट्स ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये वही सेगमेंट है। तो हमारे पास जैसी वेव इसके पास पहुंची, ये देखो ये वेव वाला हिस्सा यहाँ पहुंचा, तो 1 आपके पास कहां पर आ गया? नीचे की तरफ। 2 आपके पास अभी यहीं पर है, 3 अभी यहीं पर है, 4 अभी यहीं पर है, 5 अभी यहाँ पर है। तो ये वाला जो पार्टिकल है, वेव जैसी मिली ये नीचे आ गया, तो वेव जैसे इसके पास पहुंची, आप बताओ वेव 1 से लेके कहां तक पहुंच गई है बच्चे? 2 तक। हाँ या ना? मेरी बात को समझे। ये वेव जब आगे जाएगी तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया, तो 1 वाला पार्टिकल इस वेव की वजह से नीचे आ गया, अपनी पोजीशन को छोड़ के नीचे आ गया। अब ये यहाँ पर पहुंच गई, तो अब इसके बाद क्या होगा? वेव थोड़ी सी और आगे चलेगी। जब वेव हमारे पास दोबारा से आगे की तरफ को चलेगी तो क्या होगा? अब वेव का ये वाला हिस्सा है, हिस्से पे ध्यान दो, पहले ये वाला हिस्सा 1 पे आया, अब ये वाला हिस्सा आएगा तो 1 दोबारा से कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर, और फिर 2 नीचे आ जाएगी, 3 आपके पास यहाँ पर, 4 यहाँ पर है, और 5 यहाँ पर है। तो ये देखो वेव आगे की तरफ को चलेगी। इन तीनों डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको बात समझ में आ रही होगी वेव चलती कैसे, वेव चली कैसे। पहले वेव ने 1 को स्ट्राइक किया, जैसे वेव आगे बढ़ी तो 1 वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर वेव आगे बढ़ी तो यहाँ पर बच्चे 2 वाला पार्टिकल वेव को पकड़ने के लिए नीचे आ गया। तो ये 1 क्या कर रहा है? 1 नीचे गया, नीचे चल के ऊपर आ गया, ऐसे 2 नीचे आएगा, नीचे जाकर ऊपर आएगा। यहाँ पर ये 1 2 पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ये अपनी जगह पे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पर वेव आगे चलेगी। तो हमारी वेव आगे चल रही है, 1 वाला पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है, 2 वाला पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है, 3 वाला पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है। तो अब फेज क्या होता है? बच्चा बोलता है सर फेज डिफरेंस क्या होता है? ये देखो फेज डिफरेंस, यहाँ पर ये पार्टिकल नीचे है तो 2 कहां पर है बच्चे? ऊपर। फिर 1 ऊपर चला गया तो 2 कहां पर आ गया? नीचे आ गया। फेज डिफरेंस, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, कि इनके बीच में एक
फेज डिफरेंस है, इनके चलने के तरीके में एक फेज डिफरेंस है, ऐसे ऐसे, ये जैसे आप साइकिल का पैडल मारते हो, ये इस तरीके से इसमें फेज डिफरेंस है। तो अगर मेरे पास दो ऐसी लाइट की सोर्सेज हैं, जो दो लाइट के सोर्सेज के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो हम बोलते हैं कि भैया वो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की आपकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट वन, हाउ यू विल अचीव द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। तो हमारे पास नंबर वन, by division of the wavefront, by the division of the wavefront, हम वेव फ्रंट को तोड़कर दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को निकाल सकते हैं। और दूसरा, बाय डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड, by the division of the amplitude, by the division of the amplitude। और या फिर हम एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके क्या कर सकते हैं बच्चे, आप यहां पर दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ले सकते हैं। अब ये सीबीएसई के सिलेबस में, और ये हमारे पास यहाँ पर कॉम्पिटेटिव के सिलेबस में, तो ये हम नहीं करेंगे सेकंड वाला। जिसको सेकंड वाला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है, तो वो मेरे जो एक चैनल के अंदर इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है मैंने, वहां पर देख सकते हैं। और हमने इसको पढ़ना है, इसके अंदर भी हमारे सिलेबस के अंदर YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। हालांकि इसके अंदर और भी दो चीजें होती हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ाई जाती हैं, जैसे फ्रेजनेल बाइप्रिज्म मेथड। फ्रेजनेल बाइप्रिज्म ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये आपको क्वेश्चन नजर आएंगे एसएल अरोड़ा के अंदर। एसएल अरोड़ा के अंदर क्वेश्चन है। और हाँ, लॉयड्स मिरर मेथड, लॉयड्स मिरर मेथड। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, लॉयड्स मिरर मेथड एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस्ड है, लेकिन क्योंकि सीबीएसई के नए सिलेबस के हिसाब से ये हमने पढ़ना नहीं है, तो मैं इसको लीव कर रहा हूं। कोई बच्चा इसको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है, वैसे मैं आपको करवा चुका हूं, तो वो मुझे बता दे तो उसको करवा दूंगा, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले। अभी हम इसको नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ना है। फिर हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। कांस्टेंट का मतलब बच्चे, हमारे पास इसका मतलब ये हो गया, जैसे एक आदमी गांधी चौक से चल रहा है बस स्टैंड की तरफ, एक आदमी मान लिया जाए रामलीला ग्राउंड से चल रहा है बस स्टैंड की तरफ, तो इनके बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस है। ऐसे हमारे पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, और जहां पर भी ये लाइट टकराएंगे, जहां पर भी ये लाइट टकराएंगे, वहां पर हमारे पास क्या होगा, इंटरफेरेंस दिखाई देगा। लेकिन हमारे पास दूसरे आपके पास कौन से सोर्सेज होते हैं, दे आर नोन एज टू बी द इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। Incoherent sources of the light, the incoherent sources of the light are the light in which the light waves traveling, in which the light waves, जो light waves travel करती है, the light waves traveling have random phase difference between them, have a random phase difference between them। इनके बीच में एक random phase difference होता है, random फेज डिफरेंस होता है, रैंडम फेज डिफरेंस होता है इनकोहेरेंट सोर्सेज, और ये कभी भी इंटरफेरेंस आपको दिखा नहीं सकता। तो अब इसका मतलब कैसे पता लगे, मैथमेटिकल, सीबीएसई ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीबीएसई मुझे एक चीज बोलती है कि मेरे पास यहाँ पर एन इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, इनकोहेरेंट सोर्सेज लाइट है एन, एन उनका नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और सबकी इंटेंसिटी आई के बराबर है या आई नॉट के बराबर है। यहां पर सबकी इंटेंसिटी आई नॉट के बराबर है, एन इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं और सबकी इंटेंसिटी आई नॉट के बराबर है। तो अगर ये सारी की सारी इंटेंसिटी ऐड होगी तो नेट इंटेंसिटी क्या होगी, तो आई नॉट प्लस ऑफ आई नॉट प्लस ऑफ आई नॉट, डायरेक्ट ऐड होते होते एन आपके पास आ जाएगा, एंड दिस विल बी n इंटू आई नॉट। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, n इंटू आई। लेकिन अगर यही मेरे पास n कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आ जाए और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव करेंगे तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो अगर मेरे पास n कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट अगर आ जाती है, फिर रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या आती है, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी अब देखो यहां पर क्या आती है, अंडर रूट ऑफ आई नॉट पहला, दूसरे का अंडर रूट आई नॉट,
तीसरे का अंडर रूट ऑफ आई नॉट, और करते करते एन और इन सब का क्या आ जाता है मेरे पास स्क्वायर, इनका मेरे पास स्क्वायर आ जाता है। याद करो आई मैक्सिमम जो होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कोहेरेंट सोर्सेज है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा एन अंडर रूट ऑफ आई नॉट इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर इंटू आई नॉट। तो मेरे पास यहां पर अगर कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो ये हमको लाइट की ब्राइटनेस नजर आती है एन स्क्वायर टाइम्स, और अगर मेरे पास इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं तो मेरे पास एन आई नॉट। तो इसका मतलब यहां पर मुझे ज्यादा ब्राइट लाइट नजर आती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल या इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो ये टीचर अगर आपको पूछता है यहाँ पे टीचर अब एन की वैल्यू 10 दे दे, 20 दे दे, 40 दे दे, 50 दे दे, आपको पता होना चाहिए अगर इनकोहेरेंट है तो 25 इंटू आई नॉट, और अगर कोहेरेंट है तो हमारे पास बच्चे उस केस में 25 का स्क्वायर यानी 625 इंटू आई नॉट की इंटेंसिटी हो जाएगी। ये पॉइंट अब आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है तेजस, ठीक है बढ़िया। चिराग तो ठीक है भाई, चिराग बढ़िया तू, चिराग मेरी आवाज आ रही है कि चिराग सोया हुआ है, चिराग बुझ गया कि जला हुआ है, चिराग भाई। चलो तेजस मेरी आवाज आ रही है? यस सर। पक्का पूरी से आवाज आ रही? तो चश्मा चश्मा बड़ा कैंट पहना हुआ तूने, क्या बात है तेरे को? हाँ ठीक ठाक है? हाँ यस सर। तो पढ़ाई पुढ़ी वाली किताब वाली लिख ले, कोई फोटो लगा लेनी थी कोई, है ना? यस सर, लगानी चाहिए। चलो भाई मजाक है। तो मोदी साहब आ रहे हैं भाई, सुनने में आया मोदी साहब आ रहे हैं 7 तारीख को पंजाब में आपके। हाँ कहाँ पर रैली होगी? पंजाब कहाँ पर है? यहीं पर पठानकोट में तो नहीं है कहीं रैली? बोले बच्चे बोलेंगे सर पता नहीं कहाँ पर है रैली सर। चलो सो हमारे पास यहाँ पर अगर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हम देखें तो कोहेरेंट सोर्सेज और मेरे पास इनकोहेरेंट सोर्सेज की ही एक कहानी है जो कि सबसे पहले मुझे समझ में आनी चाहिए। इसके बाद बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है, द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड, sustained लगातार, sustained interference, the condition for the sustained interference कि मुझे सामने की तरफ एक जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आए, उसमें कोई चेंज ना है। तो पहली चीज बच्चा हमारे पास क्या होनी चाहिए, सोर्सेस मेरे पास क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। सोर्सेस मेरे पास कोहेरेंट होने चाहिए। नंबर 2, जो सोर्सेज हैं बच्चा हमारे पास, दे सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ये बच्चा हमारे पास मोनोक्रोमेटिक यानी कि उनके अंदर सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट के सोर्सेज होने चाहिए। तीसरा, सोर्सेज ऑफ द लाइट जो हमारे पास है वो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन के अंदर होनी चाहिए, सेम स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन के अंदर होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास इन दोनों के अंदर आपके पास एक डायरेक्शन के अंदर लाइट की वाइब्रेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि एक के अंदर वर्टिकल ऑसिलेशन है लाइट की और दूसरे में हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन है, दोनों की ऑसिलेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहां पर आ जाती है कि आपके पास फोर्थ वन, मेरे पास दिस सोर्सेज, जो आपके पास यहाँ पर सोर्सेज है वो सोर्सेज हमारे पास क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। दिस सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर, दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर सोर्सेज। और फिफ्थ वन बच्चा हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन, द डिस्टेंस बिटवीन the sources and the screen, sources and the screen, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, लार्ज आपके पास होना चाहिए। तो आप सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देखना चाहिए। 6th बच्चा हमारे पास, the light sources should have same amplitude, light sources should have same amplitude, should have सेम एम्पलीट्यूड, यानी कि इनका एम्पलीट्यूड भी आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होगा। तो आपको जितने भी पैटर्न नजर आएंगे उसमें बिल्कुल डार्क और बिल्कुल ब्राइट, ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट क्या नजर आएगा,
पैटर्न नजर आएगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ये आपको 2 या फिर 3 मार्क्स का टीचर स्कूल के अंदर पूछेगा। नेक्स्ट वन इसके अंदर से आपको सिर्फ याद करना है, इसमें समझने वाला बहुत कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, वी टॉक अबाउट द, यहाँ पर अब हम बात करते हैं द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। the intensity distribution in the interference pattern आपके इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर लाइट की इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हम ये बोल देते हैं इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर 2 स्लिट्स होती हैं जिनकी विड्थ मेरे पास इक्वल है, और इन दोनों स्लिट्स में से लाइट गुजर के सामने वाली स्क्रीन के ऊपर गिरती है और इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार हो जाता है। ये S1, ये S2, यहां से लाइट आपके पास यहां पहुंचे, यहां से लाइट आपके पास यहां पहुंची। इन दोनों लाइट्स के बीच में हमारे पास क्या होता है, पाथ डिफरेंस। बार बार वही कहानी आ रही है, बार बार हमारे पास वही कहानी आ रही है कि इन दोनों के बीच में जी पाथ डिफरेंस है। ये मेरे पास यहाँ पे D, और मेरे पास पाथ डिफरेंस क्या आ जाता है, D साइन ऑफ थीटा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर मुझे P पॉइंट पर या तो मैक्सिमा नजर आता है या फिर मिनिमा मुझे नजर आपके पास आता है, ये एंगल थीटा। तो P पॉइंट पर अब मैक्सिमम भी आता है, मिनिमम भी आता है। तो अब अगर हम YDSC के अंदर देखें तो देखिए मुझे इंटेंसिटी जो स्क्रीन पे नजर आएगी वो कैसे नजर आएगी। अगर यहां से लाइट की इंटेंसिटी है I0 और यहां पर भी मेरे पास है I0 दोनों। इसके बाद लाइट के अंदर क्या हुआ, लेंथ सेम होगी। ये देखो जी, लेंथ इसके बाद और इसके बाद लेंथ क्या हो गई है, सेम। तो लेंथ का डिफरेंस सिर्फ यहां से यहां तक पड़ा है, जिसकी वजह से P पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव नजर आती है। तो स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी है वो है I0 S1 से प्लस ऑफ I0 दूसरे S2 से प्लस ऑफ 2 इंटू अंडर रूट I0 अंडर रूट ऑफ I0 इंटू कॉस ऑफ फाई। पंगे की जड़ ये फाई है। इसके बाद यहां पर 2I0, ये I0 प्लस I0 2I0 प्लस ऑफ ये भी 2I0 इंटू कॉस ऑफ फाई। फाई क्या, फेज डिफरेंस। यहां पर कॉमन क्या आ जाएगा, 2I0 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ फाई। अब यहां पर जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं उनको अगर मैं एक फॉर्मूला बोलूं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, तो बच्चे बताओ आप क्या जवाब दोगे इसका, क्या जवाब दोगे आप इसका जवाब दोगे सर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। होप सो कि आपको ये फॉर्मूला पता, होप सो नहीं आना ही चाहिए, ठीक है। ये मैं जो कह रहा हूँ कई बार हम जो है कई बार हो जाता है कि बच्चों को लगता है यार सर होप सो बोल रहे हैं, पता नहीं सर क्या बोलना चाह रहे हैं। भाई बिल्कुल आना ही चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन में यूज होता है। अब हुआ क्या, यहां पर एंगल हाफ हो गया तो ये एंगल भी हाफ हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब अगर मैं 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा कर दूं, ये एंगल आधा कर दिया, 2 सामने चला जाएगा और ये मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर ऑफ आपके पास थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी 4I0 और यहां पर कॉस स्क्वायर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से समझना, फोकस करना। यहां पर पहला पॉइंट हमेशा जिंदगी में याद रखना, 4I0 जो हमारे पास है, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ each maxima including the central maxima। इसका मतलब इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा, इसका मतलब अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा की फोटो को बाकी किसी मैक्सिमा से रिप्लेस कर दो फोटो को, तो आप फोटो देख के बता ही नहीं पाओगे कि ये सेंट्रल है या कोई और मैक्सिमा। सबकी इंटेंसिटी सेम होती है 4I0, यानी इस स्क्रीन के ऊपर जहां पर भी मैक्सिमा बनेगा उसकी इंटेंसिटी 4I0 के बराबर। पहली बात बच्चे आपने दिमाग में रखनी,
ये 4I0। अब टीचर सेंट्रल मैक्सिमा बोले, हाँ ये ठीक है, टीचर कोई और मैक्सिमम बोले 4I0, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमा भी इतनी इंटेंसिटी की होती है और हमारे पास बाकी भी इतनी इंटेंसिटी की होती है। खास बात क्या पता लग रही है? खास बात मुझे क्या पता लग रही है, इंडिविजुअल इंटेंसिटी किसके बराबर है, I0 और I0, लेकिन जो मैक्सिमा बन रही है उसकी इंटेंसिटी कितने के बराबर है, 4I0। यानी कि देखो बच्चे, I0 प्लस I0, यहां पर 2I0 नहीं है, 4I0 है। और कई बारी टीचर यहां पर भी आपके दिमाग के अंदर बात डालेगा, वो आपको बोलेगा सेंट्रल मैक्सिमा I0 की है, सेंट्रल मैक्सिमा I0 की है, तो इंडिविजुअल कितने की होगी, इंडिविजुअल कितने की होगी, तो वो I0 बाई 2 नहीं होगी, I0 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चे, जो इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, ये 4 टाइम्स होती है इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो आपके पास इंटेंसिटी है, इंडिविजुअल इंटेंसिटी का 4 गुना होती है, दुगना नहीं होती है। तो I0 प्लस I0, 2I0 नहीं है, 4I0 है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, और दूसरी बच्चे इस बात का ध्यान रखना, आपके पास जीरो, ये बच्चे आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी, और ये किसकी इंटेंसिटी आ जाएगी, जीरो विल बी द इंटेंसिटी ऑफ ईच मिनिमा। हर एक जो मिनिमा है, हर एक जो मिनिमा है उसकी इंटेंसिटी जीरो, यानी कि वो हमारे पास यहाँ पे डार्क बन जाती है, ये हमारे पास यहाँ पे डार्क बन जाती है। जो ये पैटर्न आपको नजर कैसा आता है, स्क्रीन के ऊपर ये पैटर्न आपको नजर कैसा आता है, जरा चेक कर लेते हैं। तो ये पैटर्न हमको कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, जरा ध्यान से देखते हैं, ये देखते हैं, ये हमको पैटर्न कुछ इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। ये सिर्फ सेंटर ऑफ द स्क्रीन आपको बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 की है, और ये बच्चा हमारे पास जीरो। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और जीरो का मतलब, जीरो का मतलब यहां पर ये दोनों वेव्स क्या कर रही हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। ये O सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, तो ये देखिए ये 4I0, इसके बाद डिस्ट्रक्टिव जीरो, इसके बाद कंस्ट्रक्टिव 4I0, फिर जीरो एंड सो ऑन। और यहां पर भी मेरे पास कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहां पर ये सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, ये मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा आ गया। इसके बाद ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर बनता है, फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा बनता है लैम्डा डी अपॉन डी पे। ये मेरे पास यहां पर क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा कहां पर बनता है, माइनस लैम्डा डी अपॉन 2d पे। ये मेरे पास क्या बन गया, फर्स्ट मिनिमा, ये मेरे पास फर्स्ट मिनिमा। ये कहां पर बनता है, ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, सॉरी, माइनस लैम्डा डी अपॉन 2d पे। फिर मेरे पास स्क्रीन के दूसरी तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ पैटर्न बनते हैं, ये मेरे पास बन गया फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा, तो मेरे पास यहां पर इसकी लोकेशन है माइनस लैम्डा डी बाई डी। तो हमने क्या बोला, फॉर सेम इंटेंसिटी, फॉर सेम इंटेंसिटी, फॉर द सेम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, फॉर द सेम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, all the maximas are equally intense, all the maxima have equal intensity। इनके बच्चे हमारे पास इक्वल इंटेंसिटी होती है, इक्वल इंटेंसिटी होती है, नंबर वन। और दूसरा, ऑल द मिनिमास आर इक्वली डार्क, और जितने भी मेरे पास मिनिमा है दे आर इक्वली डार्क, ये सब के सब मेरे पास इक्वली डार्क है। तो ये हमारे पास बनता है आपके पास इंटरफेरेंस का कंडीशन, कि इंटेंसिटी का हमारे पास यहाँ पर क्या रिलेशन होता है। तो ये एक पार्ट हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है। अब सेकंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर टीचर आपको न्यूमेरिकल देगा, और याद रखना बेटा, सीबीएसई की वेबसाइट चेक कर लीजिए, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सीबीएसई ने साफ गाइडलाइन दे रखी है, द पेपर विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड
टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है। कई ऐसे टीचर्स हैं मेरी जान पहचान के जिनकी ट्रेनिंग चला रही है बच्चे सीबीएसई कि आपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर कैसे डालना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस कैसे कवर करना है। और आज से पिछले साल जो पेपर हुआ था वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं था, वो मेमोरी बेस्ड था, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं था, वो नॉलेज बेस्ड था, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं था, वो एप्लीकेशन बेस्ड था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं था। तो जो बच्चा यहाँ पर इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंट यानी कि आप योग्य हो, आप उस क्वेश्चन को समझने, सीखने और करने के लिए योग्य हो, कॉम्पिटेंट। हम यहाँ पर जूझ रहे हैं बच्चे ऐसे बच्चों के साथ जो इवेंचुअली हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने साइंस फील्ड ले ली 10th के बाद, लेकिन +2 करने के बाद वो हमारे किसी काम के नहीं, जबकि वो बोलते मेरे 90% नंबर आए बोर्ड के अंदर, पर वो हमारे किसी काम के नहीं। क्यों किसी काम के नहीं है? क्योंकि उन्होंने साइंस को रट्टा मार के सीबीएसई में नंबर लिए। तो इस वजह से सरकार ने बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया हुआ है। तो पेपर आपका, और इंक्लूडिंग इंग्लिश, ये भी बोल दूं मैं आपको, आपके इंग्लिश का पेपर भी जो होगा वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। ये हल्के में मत ले लेना कि नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो का आएगा ना, इंग्लिश का भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। और इस वजह से अपनी तैयारी प्रॉपर पूरे ढंग से रखो। अब मेरे पास क्या आ जाता है, ये मेरे पास एक एडिशनल पॉइंट है, और ये हम बोलो बच्चे, बोलो बोलो सर। स्क्रीन थोड़ी ऊपर करना, पिछली स्क्रीन दिखाना। एक मिनट बच्चे, ये देख स्क्रीन तो पिछली है बच्चे, मैं स्क्रीन को आगे लेके नहीं गया बच्चे, ये देख, ठीक है, दिखाई दे रही है बच्चे? नहीं सर, इसकी भी पिछली वाली। ये ले बच्चे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वाला। हाँ यही है ना, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वाला। हाँ ये रहा, ठीक है सर, ठीक है, ले लिया। चलिए। सो हमारे पास अब आ जाता है एडिशनल पॉइंट, और ये एडिशनल पॉइंट अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एडिशनल पॉइंट आपको क्या बोलता है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अब बच्चे स्क्रीन के ऊपर निकालनी है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ना मुझे मैक्सिमा चाहिए ना मिनिमा चाहिए, मैं किसी भी रैंडम डायरेक्शन में किसी भी तरह की इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। तो अब मैं 4I0 को मैं I मैक्सिमम लिख रहा हूं। याद रखना यहां पर I मैक्सिमम का मतलब किसके बराबर है, 4I0। I मैक्सिमम का मतलब है 4I0, और यहां पर मेरे पास cos स्क्वायर ऑफ 5/2। यहां पे टीचर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा, जहां पर वो आपको मैक्सिमा मिनिमा की नहीं, किसी भी रैंडम डिस्टेंस पे किसी भी रैंडम इंटेंसिटी की बात करेगा। तो ये मेरे पास I मैक्सिमम cos स्क्वायर। अब 5/2, 5 बच्चे मेरे पास क्या हो जाता है, फेज डिफरेंस, जो कि किसके बराबर होता है, 2π/λ। 2π/λ इनटू हमारे पास किसके बराबर होता है बच्चे, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स इस सिचुएशन में किसके बराबर है, देखते चलो, डी साइन थीटा। साइन थीटा यहां पर किसके बराबर होता है, y/कैपिटल D। यही घूम रहा है ना लूप के अंदर, यही घूम रहा है। मैंने आपके बिल्कुल लेक्चर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ बच्चे कि बार बार आप उसी पॉइंट को पढ़ो जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर के रीड की हड्डी है। आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं, आप सिंपल इन चीजों पे फोकस करो, कुछ भी नहीं अटकेगा। तो यहां पर मेरे पास 2 से 2 कैंसिल, दिस इज I मैक्सिमम इनटू cos स्क्वायर ऑफ π/λ इंटू D, और साइन थीटा बच्चे आपके पास है y/कैपिटल D। तो बेसिकली मैं यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकाल रहा हूं स्क्रीन के ऊपर एट एनी पॉइंट विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस y, एट द डिस्टेंस y। और ये y डिस्टेंस आप सेंटर ऑफ स्क्रीन से निकाल रहे हो, सेंटर ऑफ स्क्रीन से निकाल रहे हो। और आप यहां पर एक और चीज ऑब्जर्व करो, और वो क्या चीज है मैं आपको बताऊं। यहां पर बताओ कि फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होती है, तो सर लैम्डा d/d। क्या आपको यहां पर लैम्डा d/d नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी डिस्टेंस y from the center of the screen is given by maximum intensity cos square of pi
इनटू y और अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा। तो मेरे पास अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके आ जाते। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं। ये एडिशनल बेस, अगर सीबीएसई कल को आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलता है तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए बिल्कुल वैलिड बनता है। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो बड़े आराम से पूछ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो हम नहीं समझ सकते या दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर पाएंगे। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसको लिखना है तो आप लिख के मुझे बता दीजिए। चलें आगे, चलें आगे की तरफ भाई, चलें आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। चलो, अब हमारे पास यहां पर एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न। द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, the conservation of the energy and the interference pattern and the interference pattern and the interference pattern। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या चीज समझ में आती है? We say that in the interference pattern, हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर क्या होता है? In the interference pattern आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर क्या आ जाती है? द आई मैक्सिमम, ये जो आई मैक्सिमम है दिस इज गिवन बाय अंडर अ रूट ऑफ, मेरे पास क्या आ जाएगा? I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। एंड मेरे पास मिनिमम इंटेंसिटी कैसे दी जाती है? दिस इज अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। यानी कि कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा दिखाई देती है और कहीं पर बहुत कम। सो देयरफॉर एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन विल बी, देन द इंटेंसिटी एवरेज ऑन द स्क्रीन, ये आपके पास कैसे आएगी? तो एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन किसके बराबर आ जाएगी? आई मैक्सिमम प्लस ऑफ आई मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो जरा इनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट ऑफ I2। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस ऑफ I1 प्लस ऑफ I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन आपके पास क्या आ गया? 2। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और अब बताओ ऊपर और नीचे को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 2I1 2I2 डिवाइडेड बाई 2। और इसको फर्दर देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? I1 प्लस ऑफ I2। अब बात हमको यहाँ पर समझ में आती है। हमारे को ये कभी नहीं सोचना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वहां पर लाइट कहीं पर कंस्ट्रक्ट हो गया, लाइट क्रिएट हो गई, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये नहीं समझना है कि लाइट वहां पर डिस्ट्रॉय होती है। तो इस बात को बच्चा हम बोलते हैं देयरफॉर द लाइट, जो लाइट है बच्चा हमारे पास इज neither created at constructive interference, at the constructive interference। हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर लाइट क्रिएट नहीं हुई है, लाइट क्रिएट नहीं हुई है, नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड, ना ही बच्चा हमारे पास ये डिस्ट्रॉय हो गया। कि कल को कोई बच्चा बोले कि वहां पे सर डार्कनेस इसीलिए आई क्योंकि वहां पर लाइट डिस्ट्रॉय होगी, नहीं, वहां पे लाइट डिस्ट्रॉय नहीं हुई और वहां पर लाइट 4I0 आ गई, वहां पे लाइट क्रिएट नहीं हुई। ना तो वहां से लाइट डिस्ट्रॉय हुई है, ना वहां पे लाइट आपके पास क्रिएट हुई है। आपके पास इट इज कंजर्व्ड, इट इज कंजर्व्ड, ये हमारे पास कंजर्व्ड है। लेकिन बच्चा बोलता है कि कैसे कंजर्व्ड है? तो अब ध्यान से समझना। तो हम यहां पर बोलते हैं द लाइट फ्रॉम the side of destructive interference, the light from the side of the destructive interference की साइड से, light from the destructive interference side is transferred to the side of constructive interference, it is transferred to
transferred to the site of constructive interference, to the site of constructive interference, site of constructive interference। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे, ये बच्चे मैं आपको बताता हूं। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की टर्म देखूं, इस टर्म के अंदर बताओ कौन सी टर्म माइनस हो रही है, बताओ शाबाश। इसमें से कौन सी टर्म माइनस हो रही है, -2√I1I2। और यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर कौन सी टर्म ऐड हो रही है, जरा बताओ बच्चे मुझे, तो +2√I1I2। तो ये पॉइंट है जो हमको समझ में आता है। एक्चुअल में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर लाइट वहां से पलायन कर जाती है, वो माइग्रेट कर जाती है। और वो कहां की तरफ को माइग्रेट कर जाती है, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये टर्म यहां से माइग्रेट, यहां से सब्ट्रैक्ट होके किसमें ऐड होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो लाइट क्या करती है, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ट्रांसफर हो जाती है टुवर्ड्स द साइट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तभी तो बच्चे जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी आई है, एवरेज इंटेंसिटी आई है, वो अभी भी I1 प्लस ऑफ I2 है। अगर आप एवरेज देखें तो अभी भी वही है, किसी के पास ज्यादा लाइट आ गई, किसी के पास कम आई, नो डाउट। लेकिन अगर आप एवरेज देखते हैं तो वो उतनी ही लाइट है, I1 प्लस I2 ही है। ऐसा मत समझना कि लाइट कहीं पर बढ़ गई कहीं कम हो गई, नहीं। लाइट अभी भी स्क्रीन पे कितनी पहुंच रही है, I1 प्लस I2 ही पहुंच रही है। सिर्फ जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां से लाइट माइग्रेट होगी उस लोकेशन पे जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और आप यहां पर बोलते हो देयरफॉर द इंटरफेरेंस, जो मेरे पास इंटरफेरेंस है, इज द इंटरफेरेंस इज द redistribution. This is the redistribution of the light waves. Redistribution of the light waves. This is the redistribution of the light waves intensity. लाइट वेव्स की इंटेंसिटी का क्या है बच्चे, रीडिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि लाइट पहुंची जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वहां से निकल गई, वहां से हट गई। जहां से लाइट हटती है वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, डार्कनेस। और वहां से हटके वो लाइट कहां पर चलेगी, जहां पर कंस्ट्रक्टिव हो रही थी वहां पर ऑलरेडी एक लाइट थी, तो वहां पर जाकर वो लाइट ऐड होगी, यहां से सब्ट्रैक्ट होगी, वहां पर ऐड होगी। और इसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। और जहां से वो ट्रांसफर हुई वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, डार्कनेस। इसको हम कंडीशन बोलते हैं ऑफ द, दिस इज द कंडीशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको याद रखना बच्चे, इसको भूलना कभी भी नहीं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, देखो बात है बच्चा हमारे पास, हमें डिस्कशन करना चाहिए। ये आपको आराम से 2 से 3 नंबर के अंदर टीचर पूछेगा कि डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आप उसको समझाओगे कि भैया मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी आ रही है, मिनिमम इतनी आ रही है, बट दोनों का एवरेज I1 प्लस I2 आ रहा है। यानी कि ये मत समझिए कि लाइट कहीं डिस्ट्रॉय होगी, अभी भी स्क्रीन के ऊपर I1 प्लस I2 ही लाइट गिर रही है ऑन द एवरेज। फर्क सिर्फ इतना है, डिस्ट्रक्टिव वाली जगह से लाइट माइग्रेट हो जाती है कहां की तरफ, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो वहां पर ब्राइटनेस बढ़ जाती है और यहाँ पर ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है या डार्कनेस आ जाती है। कोई बात पता लगी इसके अंदर से, कोई दिक्कत है तो आप मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है जो हम यहाँ पर सीख नहीं सकते। बोलो शाबाश, बोलो बच्चे, बोलो। है कोई पॉइंट बच्चे, किसी बच्चे के पास, किसी बच्चे के पास कोई पॉइंट है, बताओ शाबाश, है कोई पॉइंट। चलो सो हमारे पास यहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों से संवाद या डायलॉग जो है बच्चे वो रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि चैलेंज यही है बच्चे कि कहीं ना कहीं हम उस कम्युनिकेशन के वर्लपूल में घूम रहे हैं। मतलब कि हम कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, घबरा भी रहे। जैसे क्लासरूम के अंदर हम बैठे होते हैं तो हम बोलते हैं चुप करो पढ़ाने दे, अब हम यहाँ पे बोलते हैं बोल पढ़ाने दे। सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है, जहां पर हम आपको क्लास में बोलते हैं मोबाइल नहीं देखना, अब बोलते हैं भाई मोबाइल में मेरी आवाज तो आ रही है। तो सिचुएशन कब कैसे चेंज हो जाती है पता नहीं लगता है, और इंसान अपने ही बोली गई चीजों को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अभी मैं बोल रहा हूँ बोलो तो सही, अरे क्लासरूम में बोल क्यों रहा है, चुप बैठ के सीखा नहीं जाता, चुप करके सुनो। अभी मैं अगर आप तुम चुप बैठे हो तो बोल रही है बोल क्यों नहीं रहे, तो सिचुएशन।
सो अब बच्चा हमारे पास आफ्टर द इंटरफेरेंस हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है. दिस इज अगेन one of the challenging problem of the आपके पास यहाँ पर फिजिक्स है, the diffraction of the light waves, the diffraction of the light waves. तो डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट वेव्स हमारे पास अगेन ये इस बात का सबूत है कि लाइट के पास वेव नेचर है. सिर्फ ये इस बात का सबूत है कि लाइट के पास हमारे लिए एक वेव नेचर एग्जिस्ट करता है. कैसे? हमारे पास सबसे पहले तो हम टर्म डायफ्रैक्शन का मतलब समझेंगे. What do you understand by the diffraction? The diffraction in the waves, मैं +1 की बात कर रहा हूँ, in the waves is the ability. अब देखो बच्चे ability है. It is the ability of the waves to reach a point, to reach the point or locations, या फिर उन लोकेशंस पे हम पहुंच जाएं, लोकेशन या reach the point, location or the sites where it is supposed to be restricted, where it is supposed to be restricted. जहां पर हमको लगता था कि ये पहुंच नहीं सकती, रिस्ट्रिक्टेड थी. और रिस्ट्रिक्टेड कैसे थी बच्चे? ज्योमेट्रिकल. रिस्ट्रिक्टेड बच्चा हमारे पास क्या थी? ज्योमेट्रिकली. तो डायफ्रैक्शन वेव्स की बात कर रहा हूं मैं, लाइट वेव्स की बात भी नहीं कर रहा. कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ी दीवार है. ध्यान से समझना, ये मेरे पास एक बहुत बड़ी दीवार है और कंक्रीट की बनी हुई बच्चा हमारे पास दीवार है, बहुत बड़ी दीवार. और इस दीवार के लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा मस्त बच्चे आपके पास गाना लगा हुआ, पुष्पा फिल्म का गाना लगा हुआ है बच्चे. ठीक है, मस्त पुष्पा फिल्म का गाना लगा हुआ. और यहाँ पर आपके पास आपकी क्लास का कोई बच्चा खड़ा हुआ और वो श्रीवल्ली वाला, वो भी चश्मा लगा के डांस कर रहा है. तो हमारे पास बताओ कि ये गाना सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा? बीच में दीवार, क्या लगता है कि ये डांस कर पाएगा वो श्रीवल्ली वाले गाने पे? क्या लगता है? कैसे? इसके बीच में दीवार है. बट सर बेंडिंग होगी ना, बेंडिंग हो जाएगी. जो साउंड वेव है बच्चा हमारे पास, वो आपके पास यहाँ पर बेंड होकर यहाँ पर पहुंच जाती है. काके यही तो हमारे पास डायफ्रैक्शन है, एबिलिटी. अब एबिलिटी कैसे है? तो हमने बोला जी ये आपके पास जो साउंड वेव है ये हमारे पास बेंड होकर यहाँ पर पहुंच जाती है. अच्छा, साउंड के केस में हमको लगता है ओके है. जैसे हम कई पर्सन को बोलते हैं अच्छा साउंड तो पहुंच ही जाए. कि मेरे कमरे के बाहर अगर कोई पर्सन बात कर रहा है, मेरे कमरे के दरवाजे भी अगर बंद हो, मुझे सुनाई दे जाता है, ओ भाई यहाँ से जो है ना कोई पर्सन स्कूटी लेके गया, वो मुझे सुनाई दे जाता है जबकि दरवाजे बंद थे. क्योंकि साउंड वेव कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेती है, बेंड हो जाती है. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि एक आपके पास छोटी सी जगह यहाँ पर, और हमारे पास एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और भोंपू बच्चा हमारे पास यहाँ पर है. यहाँ पर मेरे पास साउंड वेव का बच्चा आपके पास क्या एक सोर्स है. क्या ये आदमी यहाँ पर खड़ा और साउंड वेव ऐसे जा रही है, ऐसे इस तरीके से, क्या इस आदमी को यहाँ से साउंड वेव सुनाई दे जाएगी आपके पास? यहाँ से इसका बिल्कुल सुनाई दे जाएगी. यहाँ पर साउंड वेव स्प्रेड कर जाती है. तो मुझे दो चीजें समझ में आई कि डायफ्रैक्शन का मतलब बच्चा हमारे पास दो चीजें. डायफ्रैक्शन का मतलब है बच्चा हमारे पास बेंड कर जाना, बेंड कर जाती है आपके पास. या फिर बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है? स्प्रेड कर जाना. ये एस वर्ड बच्चे मैंने ऐसे लिखा हुआ, ये स्प्रेड कर गई, कहीं पर फैल गई बच्चा आपके पास. या तो बच्चा हमारे पास डायफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट बेंड कर जाती है आपके पास, लाइट, क्योंकि अब हम लाइट वेव में आ गए. या फिर बच्चा हमारे पास अगर वो स्प्रेड कर रही है तो हम बोल देते हैं कि लाइट वेव आपके पास क्या करती है? डायफ्रैक्ट करती है. पर इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा बोलता है फिर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है. ध्यान से तुम जवाब देना, फिर मैं आंसर बताऊंगा. हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन है, ये हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब कि बिल्कुल आपके पास ऐसी जो लाइट को बाहर न जाने दे. और यहाँ पर आपने लाइट के एक सोर्स को जनरेट कर दिया.
आपने लाइट के एक सोर्स को यहां पर क्या कर दिया बच्चे, जनरेट कर दिया। अब हमारे पास बताओ, यहां पर अगर लाइट का सोर्स यहां पर चलता है, मान लो कि लाइट का एक सोर्स है यहां पर, आपको क्या लगता है बच्चे, स्क्रीन के इस हिस्से में क्या नजर आएगी आपको, डार्कनेस नजर आएगी कि ब्राइटनेस नजर आएगी, बोलो शाबाश, डार्कनेस। आपको लगता है सर शेडो नजर आएगी। और यहाँ पर बच्चे आपको, तो आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ से कोई लाइट है जो यहाँ पर आपके पास पहुंच जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, और इस जगह पे लाइट रेस की वजह से आपको क्या नजर आएगी बच्चे, ब्राइटनेस नजर आएगी। हाँ या ना, क्लियर होगी बात। कहने का मतलब हमारा दिमाग ये कहता है कि इस जगह पे मेरे पास मुझे शेडो नजर आनी चाहिए और इस जगह पे मुझे लाइट नजर आनी चाहिए। लेकिन अब बताओ, अगर लाइट वेव्स है और लाइट डाइफ्रैक्ट करती है, लाइट अगर वेव है और वो डाइफ्रैक्ट करती है, तो फिर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से अब ये होना चाहिए कि ये लाइट आपके पास यहां पर बेंड होकर यहां पहुंचे, ये लाइट आपके पास यहां से बेंड होकर यहां से यहां पर पहुंच जाए, और जहां पर आप शेडो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहां पर आप शेडो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पर लाइट का क्या बन जाए, एक ब्राइट स्पॉट बन जाए, यहां पर लाइट का ब्राइट स्पॉट बन जाए। और इसके लिए भी बहुत लड़ाइयां चली बच्चे, बहुत लोग नहीं मानते थे, लोग बोलते थे ऐसा थोड़ी ना होता है यार कि आपने बॉल रखी, पीछे टॉर्च जलाई और बॉल के पीछे जो है आपके पास क्या बन गया, बॉल के पीछे आपके पास यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट बन गया। बोलते ये क्या बकवास चीज है, ऐसा कैसे होता है? लेकिन अगर ऐसा होता है, लाइट वेव डाइफ्रैक्ट करती है, आपको ये नजर आता है, तो फिर आप कंफर्म करोगे कि लाइट अब रे नहीं, लाइट क्या है बच्चे, अब आपके पास वेव है। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। ये लाइट वेव की डाइफ्रैक्शन है। एक और क्वेश्चन का जवाब दो। मेरे पास यहाँ पर एपर्चर है, बहुत नैरो एपर्चर। कितना एपर्चर? जितना आपके जाली के दरवाजे के अंदर जो जालियां होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उतना छोटा एपर्चर है। वहां पर भी अगर मैंने आपको एक वीडियो डाली थी, अगर आप मूव करते हो तो आपको ब्लैक ब्राइट करके जो पैटर्न नजर आता है, वही आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है। और हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन है, मैंने यहाँ पर लाइट को जला दिया, मैंने लाइट के बल्ब को यहाँ पर जला दिया। आपको क्या लगता है इस पोर्शन पे आपको क्या नजर आएगी, लाइट नजर आएगी कि डार्कनेस नजर आएगी? ये आपके पास यहाँ पे लाइट नजर आनी, आपको यहाँ पर अब स्पॉट नजर आना चाहिए। और बाकी जगहों पर, बाकी जगहों के ऊपर यहाँ पर क्या आपको लाइट नजर आनी चाहिए कि डार्कनेस नजर आनी चाहिए? तो बोलो सर यहाँ पर तो डार्क आएगा, यहाँ पे सर डार्क आएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमको सिखाया जाता है छोटी क्लासेस से भी, लाइट ट्रेवल्स इन, लाइट ट्रेवल्स इन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नहीं तो बच्चे तुम मेरा माथा फोड़ दो, तेरी ऐसी तैसी, हम सीख के 8वीं क्लास में, तू हमें नई चीज सिखाने लगा हुआ है। लेकिन 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 काके हमारे पास यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन अब ये भी है कि ये ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह दिखाई दे जाएगा, कुछ कंडीशंस के अंदर ही ये दिखाई देता है। साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल या साइज ऑफ एपर्चर, इसको एपर्चर बोलते हैं, दिस इज एपर्चर। ये मैटर करता है बच्चे, ये एपर्चर का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आपके उंगलियों के बीच में जो छेद होता है या आपके आई लैशेस के बीच में जो छेद आपके पास सेपरेशन होती है, उतना छोटा एपर्चर होता है। तो लाइट जब एक्सपेक्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, तो लाइट बच्चे आपको वहां पर भी मिल गई जहां पर वो ज्योमेट्रिकली रिस्ट्रिक्टेड थे, जहां पर जाना अलाउड नहीं था, लाइट वहां पर भी पहुंच गई। आपको यहाँ पे ब्राइट स्पॉट नजर आए, और ये तभी हो सकता है अगर लाइट हमारे पास क्या करे बच्चे, वेव नेचर शो करे और वो स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ पर लाइट की बेंडिंग अगर होती है और यहाँ पर लाइट के बच्चे हमारे पास अगर स्प्रेडिंग हमें नजर आती है और लाइट वहां पहुंच जाए जहां पर जाना अलाउड नहीं था, तो हम बोलेंगे लाइट का क्या नेचर है, वेव नेचर है। हम बोलेंगे लाइट का कौन सा नेचर है, हमारे पास वेव नेचर है। तो जरा देखते हैं बच्चे, अगर मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पर देखता हूं बच्चे, अगर आपके पास है, ओके देखते हैं बच्चे, अगर हमको डायग्राम नजर आता है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास था पॉइजन स्पॉट। ओके, ये बच्चे ओरिजिनल था हमारे पास। कौन सी पिक्चर दिखाऊं, कौन सी पिक्चर दिखाऊं, ये था बच्चा हमारे पास। ये आपके पास फ्रेंच आर्मी के अंदर काम करता था ये पर्सन, और ये हाइगन्स की थ्योरी को बहुत अच्छे से मानता था। अब आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे,
ये एविडेंस था। यहाँ पर बच्चे उसको किसी पर्सन ने उसने बात बोली कि अगर हाइगन सही कहता है कि लाइट वेव है, तो अगर हम कोई ऑब्स्टेकल रखते हैं तो उसकी जो शेडो बनेगी, उसके शेडो के सेंटर के अंदर एक ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए। शेडो मतलब कि समझ पा रहे हो ना कि मेरे पास बच्चा क्या चीज है, ये नहीं, चलो निविया के करीब ये बच्चा हमारे पास है और यहां से मैंने लाइट को जलाया, वो देखो ना पीछे लाल रंग का आपके पास सोर्स है, तो हमारे पास इसकी जहां पर भी बच्चे शेडो कैसे दिखाऊं, इसकी शेडो जहां पर भी बच्चा हमारे पास बनेगी, इसकी शेडो के बिल्कुल सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट आपको नजर आना चाहिए। अगर ये आता है तो इसका मतलब लाइट बेंड होकर वहां पर क्या कर रही है, पहुंच रही है। मेरा पॉइंट समझ में आया? ऐसा पॉइजन्स ने बोला, और पॉइजन उस वक्त बच्चे फ्रेंच आर्मी में काम करता था, लोगों ने मजाक उड़ाया, कहता भग यहाँ से, अगर होता है तो करके बता, और उसने करके दिखाया। और ये बच्चे उसी एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट्स है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसी एक्सपेरिमेंट के आपके पास यहाँ पे रिजल्ट्स है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली चीज बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रहा बच्चे, सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा बच्चे, ये नजर, मैं कैसे दिखाऊं तुमको, मानो बोलोगे भी नहीं कि हाँ या ना। ये दिखाई दे रहा काके, ये वाला ये ब्राइट स्पॉट बच्चे तभी हो सकता था अगर लाइट बेंड होकर यहाँ पहुंच जाए। आपको इसके कई वीडियोस भी नजर आ जाएंगे, आप नाम भी ये देखिए, ये पॉइजन रेशियो बच्चे, इसको एरोगॉस स्पॉट भी बोला गया, और ये दिखाते हैं, ये बताता है बच्चे कि लाइट जो है बेंड होकर वहां पहुंचेगी तभी तो ब्राइट स्पॉट बनेगा ना। सोच के देखो बच्चे, और अगर ये स्पॉट नजर आ रहा है तो लाइट के पास वेव नेचर है, और वेव नेचर के साथ साथ वो क्या कर रही है बच्चा हमारे पास, वो आपके पास यहाँ पे डाइफ्रैक्शन की फिनोमिना को शो कर रही है। और ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ब्राइट स्पॉट है, ये पाजी की फोटो भी देख लो भाई, पॉइजन जिसने देखना, पाजी की थे, अरे पाजी ठीक है, ये पाजी के बच्चे हमारे पास फोटो है, ये देखो कितना नाराज बैठा हुआ है, ये इसने अच्छे फोटो खिंचाई हुई है। तो उसने बोला कि यहाँ पर बॉल क्या आ गया, ये देखो ये एक्सपेरिमेंट है, ये देखो, एक मिनट, ये प्ले हो जाएगा, देखते हैं, ये आपके पास प्ले किया, ये देखिए बच्चे, आपको सेंटर पे ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा होगा। तो ये हमारे पास तभी आता है जब लाइट के पास कौन सा नेचर होता है, आपके पास वेव नेचर। तो भाई आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज की कार्रवाई इतनी ही, आप इसको पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, कोई टेंशन हो तो मुझे जरूर बताइए। चलिए बच्चे, ओके।